A very good morning to all the participants of this webinar from DTRTI Lucknow. I am Arvind Mishra, Deputy Director, and today we are going to deal with Chapter 6 of the Indian Contract Act 1872. So we are going to read the sections one by one of the Chapter 6 and understand what is being said out there. Chapter 6 की जो heading है वो है of the consequences of the breach of contract. जैसे हमने देखा है कि सबसे पहले एक प्रॉमिस होती है, एक व्यक्ति दूसरे को प्रॉमिस करता है और हमने ये भी देखा कि प्रॉमिस कम्युनिकेट किस प्रकार से होती है और किस किस कंडीशन में वो प्रॉमिसर या प्रॉमिसी के लिए प्रॉमिस का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है। प्रॉमिस होने के बाद दूसरी तरफ से भी प्रॉमिस आती है तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाती है। और जब दो प्रॉमिसेस हो जाती हैं रेसिप्रोकल एक दूसरे के इवज में, तो एक एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट केवल एग्रीमेंट होना काफ़ी नहीं होता, अगर आपको कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स कराना है तो फिर कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहले तो जो लोग एग्रीमेंट करने लायक हैं, यानी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने लायक हैं, कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो एनफोर्सेबल एग्रीमेंट होता है। जब तक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। तो यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बने, तो सबसे पहले उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, यानी वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो वो भी हमने देखा कि कौन कौन से व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद कुछ सिचुएशंस हमने ऐसी देखी कि जब कॉम्पिटेंसी के अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन इत्यादि, जब तक वो रहते हैं तब तक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर एक बार कंडीशन पूरे हो जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के होने के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा। तो हमने देखा कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर है लेकिन कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन विवाद हो गया कि कोई पार्टीज कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराने के लिए कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। जहां हम बोलते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एनी पार्टी, कहने का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है का मतलब है कि वो वॉइड कराया जा सकता है, अपने आप से वो वॉइड नहीं है। और उसके बाद जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, उसमें जो प्रॉमिसेस की गई हैं, अगर वो प्रॉमिसेस रिस्पेक्टिव पार्टी पूरी नहीं करती हैं तो भी कई कंडीशंस में वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। और कई कंडीशंस में उसको कोर्ट से कराया जाता है ख़त्म, और कई कंडीशंस में कॉम्पेंसेशन देना होता है। तो आज चैप्टर 6 में हम जो बात करने जा रहे हैं, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसे किया जाता है। जैसे हमने उसमें देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट किस जगह पे परफॉर्म होना चाहिए, कितने टाइम में परफॉर्म होना चाहिए, कैसी कैसी कंडीशंस में परफॉर्म होना चाहिए। वो चैप्टर था परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 में, कि कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है, तो उसके परिणाम क्या होते हैं। तो इसको कॉन्टेक्स्ट, चैप्टर 6 को इस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है, संदर्भ में देखा जा सकता है कि जब
आज हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का जब ब्रीच होता है तब क्या होता है। भाई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा तो किसी पार्टी का कोई डैमेज हो सकता है, कुछ कॉम्पेंसेशन की बात हो सकती है, ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है जिसने प्रॉमिस किया था, तो क्या होगा। तो 73 सेक्शन से शुरू करते हैं और सेक्शन 73 में जो कहा जा रहा है, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉम्पेंसेशन की बात कर रहा है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जब भी कोई डैमेज या लॉस कारित होता है तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन क्या होगा या कैसे होगा। और इस संदर्भ में यहां लिखा गया है कि when a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. And such compensation is not to be given for any remote and indirect loss or damage sustained by reason of the breach. कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया रहा है या तोड़ दिया गया रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों में से कोई भी एक पार्टी तोड़ सकती है या दोनों पार्टियां भी तोड़ सकती हैं। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया रहा है तो जो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के तोड़ने से ब्रीच होता है, छोटी कटान, और जब ब्रोकन वर्ड यूज करते हैं तो मतलब पूरा तोड़ जाना। जैसे बांध बंधा होता है, उसमें छोटी सी दरार पड़ जाती है तो उसको ब्रीच कहा जाता है। जरा भी ब्रीच हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में, उससे जो पार्टी सफर करती है, जो भी पार्टी सफर करती है, पीड़ित होती है, वो हकदार है प्राप्त करने के लिए दूसरी पार्टी से जिसने तोड़ा था कॉन्ट्रैक्ट। तो दूसरी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ी है उससे वो पार्टी जो सफर करती है, पीड़ित है, वो हकदार है प्राप्त करने की या तो कॉम्पेंसेशन को किसी या लॉस और डैमेज के लिए जो उसके लिए कारित हुआ है। जो भी डैमेज या लॉस हुआ है उसका वो भरपाई प्राप्त करने के लिए हकदार है। लेकिन बशर्ते ये कि ये भरपाई ऐसी होनी चाहिए, ये लॉस या डैमेज ऐसा होना चाहिए जो कि स्वाभाविक रूप से अराइज किया था, यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में अराइज किया था। आमतौर पे जो डैमेज अराइज करता है उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से, उस तरह का वो डैमेज था जो स्वाभाविक रूप से अस्वाभाविक डैमेज नहीं था, स्वाभाविक रूप से जो अराइज किया था, जो आम तरीका होता है चीज़ों का या जैसे चीज़ें घटित होती हैं उनका जो आम तरीका होता है, उस तरीके से अगर अराइज हुआ था तब तो ठीक है, तब तो उसको कॉम्पेंसेशन का हकदार है वो। या जिसके बारे में पार्टियों को पता था कि जब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था तो पार्टियों को भी पता था कि वो संभव रिजल्ट होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो, और शायद इस वजह से उन्होंने उन पार्टियों ने कॉन्ट्रैक्ट में भी लिख दिया होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो उसका ये रिजल्ट हो सकता है, तो इसलिए इसका इस प्रकार से कॉम्पेंसेशन का भी की बात उसमें लिखी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में, और लिखनी भी चाहिए अगर इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जहां पार्टीज ये तय कर सकती हैं आपस में कि हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो इससे ये नुकसान हो सकता है या ये डैमेज हो सकता है, तो उस केस में अगर ऐसा कोई डैमेज हो गया, ऐसा कोई लॉस हो गया जो पार्टियां जानती थी कि होगा इस तरह की ब्रीच से, या फिर वो स्वाभाविक रूप से अराइज हुआ है, तब कॉम्पेंसेशन के लिए पीड़ित पार्टी जो है वो हकदार होगी। लेकिन ऐसा जो भरपाई है वो कोई दूर दराज के या इनडायरेक्ट लॉस या डैमेज के लिए नहीं दिया जाएगा, कोई रिमोट दूर दराज के और या फिर इनडायरेक्ट जो सीधा सीधा लॉस या डैमेज नहीं हो रहा है, जैसे एक घटना से दूसरी घटना घट रही है, दूसरी से तीसरी घट रही है, तब जाके डैमेज हो रहा है। एक इनडायरेक्ट डैमेज हो रहा है, सीधा सीधा
डायरेक्ट डैमेज अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन के हकदार पीड़ित पार्टी नहीं होगी। और इसी संदर्भ में आगे कहा जा रहा है 73 सेक्शन के तहत ही, तो यहां अगर आप ध्यान दें तो ये नेचुरली शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाभाविक रूप से जो अराइज होता है, तो ये शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स यहाँ पे शब्द यूज किया गया है, यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। या पार्टियां जानती थी कि लाइकली है, संभावना है, पार्टीज न्यू कि वो लाइकली परिणाम होगा, यानी संभव परिणाम होगा, होना ही चाहिए इस तरह की ब्रीच से। और कोई रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस के लिए या डैमेज के लिए वो हकदार नहीं है पीड़ित पार्टी किसी कॉम्पेंसेशन की। कॉम्पेंसेशन तो मिलेगा अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हाँ, अगर कोई डैमेज या लॉस नहीं हुआ तब कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है। अगर डैमेज या लॉस हुआ तभी है कॉम्पेंसेशन। दूसरा, नेचुरली अराइज होना चाहिए, यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में अराइज होना चाहिए, या फिर पार्टियों को पता हो कि ये होगा। उसके बाद आगे आते हैं, कॉम्पेंसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी ऐसे ऑब्लिगेशन होते हैं जो हमने ऊपर के सेक्शंस में देखे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन वो इस तरह का एग्रीमेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल कर रहा होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता होता है। ये ऊपर हमने सेक्शंस में देखा हुआ। उस केस में कॉम्पेंसेशन क्या होगा? जब कोई ऐसा ऑब्लिगेशन है, किसी की ऐसी ड्यूटी है जो उसको डिस्चार्ज करनी है, क्योंकि वो ऐसा ऑब्लिगेशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन रहा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल कर रहा है। इस तरह का अगर कोई कॉम्पेंसेशन, इस तरह का कोई फेलियर अगर होता है ऐसी कोई ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने में जो कि कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल कर रहा है, इसके बारे में ऊपर सेक्शंस दिए हुए हैं, उसका कॉम्पेंसेशन किस प्रकार से होगा? क्योंकि अभी तक हमने ये देखा इसके पहले कि उसकी जहां कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां कॉम्पेंसेशन कैसा, जहां रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे कॉम्पेंसेशन किस तरह का होगा। When an obligation resembling those created by the contract has been incurred and has not been discharged, एक ड्यूटी अख्तियार कर ली गई जो कि कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल कर रही थी। जब भी ऐसा कोई ऑब्लिगेशन इनकर किया जा रहा है, इन्हें अख्तियार किया जा रहा है और उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा, हैज नॉट बीन डिस्चार्ज, यानी वो ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया जा रहा, तो any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person had contracted to discharge it and had broken his contract. तो कोई भी पर्सन जो इंजर हुआ है, यानी चोट पहुंची है जिसको, उस ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के फेलियर से, तो वो हकदार है प्राप्त करने के लिए उतना ही कॉम्पेंसेशन उस पार्टी से, फ्रॉम द पार्टी जो डिफॉल्ट में है, जिसने डिफॉल्ट किया है, जैसे कि वो पर्सन जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो उसको डिस्चार्ज करने के लिए और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट वाले जो ऑब्लिगेशन होते हैं उनको समकक्ष रखा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के, जहां तक कि कॉम्पेंसेशन का सवाल है। यानी अगर कोई ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल भी करता है तो भी उसके लिए वही कॉम्पेंसेशन होगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता। तो एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द मीन्स which existed of remedying the inconvenience caused by the non-performance of the contract must be taken into account. यहां पे इस बात ध्यान देने वाली है कि इंजरी होना इंपॉर्टेंट है। कि ऊपर जो हमने देखा था वहां पे शब्द जो दिए थे कि लॉस या डैमेज, लॉस होता है जहां पर फायदा नुकसान वाला जो लॉस है, नुकसान,
और डैमेज वहाँ होता है जो चीज़ कहीं पे खराब हो जाती है, और इंजर जो है वो चोट है। तो फर्क यहाँ पे ये है कि जो ऊपर लॉस और डैमेज दिया, यहाँ पर इंजरी दिया हुआ, और ये कहा जा रहा है, खासतौर पे कहा जा रहा है एक्सप्लेनेशन में, कि लॉस या डैमेज को एस्टिमेट करने के लिए, तो जब हम कहते हैं कि लॉस और डैमेज को एस्टिमेट करने की बात जब हम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट वाली बात कर रहे हैं। तो लॉस और डैमेज को जो अराइज हो रहा है उसको एस्टिमेट करने के लिए ये देखना जरूरी है कि क्या उस व्यक्ति के पास ऐसे मीन्स थे जिस वजह से वो अपनी असुविधा का इलाज कर सकता था जो नॉन परफॉर्मेंस से हुई। अगर उसके पास वो मीन्स थे तो उस हद तक उसका लॉस या डैमेज कम होगा, क्योंकि उसके पास मीन्स थे, अगर उसको मीन्स यूज करने चाहिए थे। अगर मेरा कोई लॉस होने जा रहा है और मैं बचा सकता हूं उसको, और मैं बचाता ही नहीं हूं, लॉस कराया जा रहा हूं, मुझे तो कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, तो ऐसे में कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। अगर व्यक्ति के पास अपनी असुविधा को बचाने का, अपनी असुविधा को ठीक करने का मीन्स है, तो उसको उसको यूज करना चाहिए। तो ये जो मीन्स है फॉर द रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस, इनको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर उस व्यक्ति के पास कोई मीन्स नहीं था, वो अब उस इनकन्वीनियंस को वो दूर ही नहीं कर सकता था, तो अब तो उसको जितना भी लॉस या डैमेज हुआ है उतना पूरा कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। और अगर उसके पास, जिस हद तक उसके पास मीन्स थे और उसने यूज नहीं किए, उस हद तक का उसका कॉम्पेंसेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो इस बात का हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर जहां इंजरी शब्द यूज किया गया है, तो इंजरी और लॉस और डैमेज में फर्क क्या है? भाई, इंजरी आपको दर्द करती है, चोट ऐसी होती है जो आपको दर्द करती है। तो अगर आपको दर्द नहीं हो रहा तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंजरी आपकी नहीं हुई। लॉस या डैमेज होने पर भी कभी इंजरी नहीं है। तो तो जब हम ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, तो वहां पर ये देखना जरूरी है कि कोई चोट पहुंची कि नहीं पहुंची है। फिजिकल चोट की बात नहीं है, यानी ये देखना है कि उस व्यक्ति के पास अपने क्या मीन्स थे, और सरकमस्टांसिस में जो भी उसका नुकसान हुआ उसमें उसको कोई चोट पहुंची कि नहीं पहुंची, उसको उसका दर्द महसूस हुआ होगा कि नहीं महसूस हुआ होगा। जो कमजोर पार्टी है उसको ज़्यादा दर्द महसूस होगा, बाकी लोगों को दर्द कम महसूस होगा। तो इन सारे बातों के मद्देनजर डिसीजन लेना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में। इसके बाद हम आते हैं इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन से ये बातें और क्लियर होंगी आपको। पहला इलस्ट्रेशन है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर 50 pounds ऑफ सॉल्टपीटर टू बी। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बेचेगा और डिलीवर करेगा 50 मन सॉल्टपीटर, बी को बेचेगा और डिलीवर करेगा, और इसको एक सडन प्राइस पे करेगा जो डिलीवरी पर पे किया जाएगा। ए अपनी प्रॉमिस को तोड़ देता है, तो बी हकदार है ए से प्राप्त करने के लिए कॉम्पेंसेशन, एक ऐसी राशि का by which the contract price falls short of the price for which B might have obtained 50 pound of saltpeter। जिस प्राइस में 50 मन सॉल्टपीटर वो खुद खरीद सकता था उसी क्वालिटी की, उस समय पे जब सॉल्टपीटर उसको डिलीवर किया जाना चाहिए था, जितने में वो खुद खरीद सकता था, उससे अगर कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस कम था, तो ये जो डिफरेंस है प्राइस का, ये उसका कॉम्पेंसेशन होगा। कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस मान लो कम है और मार्केट में प्राइस जो ज़्यादा है, तो मार्केट में प्राइस अगर ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस कम है, तो वहाँ पे एक लॉस या डैमेज उसका हो रहा है। लॉस और डैमेज तभी होगा जब कोई प्राइस में डिफरेंशियल होगा, अदरवाइज कोई लॉस या डैमेज नहीं होगा। तो इसलिए जो डिफरेंस है इसका भुगतान उसको करना होगा।
अब बी पे आ जाते हैं। ए जो है बी के शिप को हायर करता है बॉम्बे जाने के लिए, और वहां पर टेक ऑन बोर्ड ऑन द 1st of January a cargo. A hires B's ships to go to Bombay and they take on board on 1st of January a cargo which A is to provide and to bring it to Calcutta. The freight to be paid when earned. B's ship does not go to Bombay, but A has opportunities of procuring the suitable conveyance for the cargo upon terms as advantageous as those on which he had chartered the ship. A avails himself of those opportunities but is put to trouble and expenses in doing so. A is entitled to receive compensation from B in respect of such trouble and expense. A हायर करता बी के शिप को बॉम्बे जाने के लिए, और बॉम्बे उसको शिप में सामान लेके जाना है, और 1st of January को उसको बॉम्बे में कार्गो लोड करना है शिप में, और फिर वहां से जब कार्गो लोड होगा शिप में, ए के द्वारा लोड दिया जाएगा कार्गो, वो उसको कैलकाटा, शिप उसको कैलकाटा लेके जाएगा। कैलकाटा में फ्रेट पे किया जाएगा जब वो अर्न किया जाता है, कहने वाला जब कार्गो पहुंच जाएगा तो फ्रेट पे किया जाएगा। फ्रेट होता है जो शिप को ले जाने का, ढुलाई का, जो शिप के द्वारा ले जाने का जो खर्चा है। बी का शिप बॉम्बे जाता नहीं है, लेकिन ए के पास मौका था कि वो सूटेबल कन्वेंस प्रोक्योर कर ले उस कार्गो के लिए, उतने ही टर्म्स पे, वैसे ही शर्तों पे, उतने ही एडवांटेजेस शर्तों पे जिस पे उसने शिप को चार्टर किया था बी के। तो चूंकि उसके पास वैसी अपॉर्चुनिटीज थी तो वो अपॉर्चुनिटीज को ले लेता है और दूसरा शिप हायर कर लेता है और अपना काम कर लेता है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया में उसको ट्रबल हुआ, यानी परेशानी हुई और खर्चा हुआ। तो यहाँ पर उसका जो डैमेज या लॉस था वो केवल इस हद तक का है कि उसको ट्रबल हुआ और परेशानी हुई, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन में साफ दिया हुआ है कि उसके पास अगर मीन्स थे अपनी इनकन्वीनियंस को रेमेडी करने के, वो उसने पूरे यूज कर लिए। यूज करके उसने अपना डैमेज या लॉस तो बचा लिया, लेकिन उसको जो ट्रबल या इनकन्वीनियंस हुआ और जो भी खर्चा हुआ दूसरे पार्टी से चार्टर करने में, जब आपको एक कैंसिल होता है दूसरा करना पड़ता है, कुछ खर्चे आएंगे ही आपके, कुछ ट्रैवल के होंगे, कुछ फोन के होंगे, और भी कुछ खर्चे हो सकते हैं जो कि खर्चे आएंगे। तो जो भी ट्रबल एंड एक्सपेंस उसका हुआ कॉन्ट्रैक्ट को बदलने का, केवल उतने के कॉम्पनसेशन का वो हकदार है, क्योंकि उसके पास ऐसा मौका था जिसमें वो उसी टर्म्स पे दूसरा शिप हायर कर लेता और उसने हायर कर लिया। उसके बाद सी है अगला इलस्ट्रेशन। A contracts to buy of B at a stated price 50 bonds of price, no time being fixed for delivery. A कॉन्ट्रैक्ट कर रहा बी के साथ कि वो एक स्टेटेड प्राइस पर 50 मन राइस खरीदेगा और कोई भी टाइम फिक्स नहीं किया जा रहा डिलीवरी के लिए। A afterwards informs B, ये बाद में बी को इन्फॉर्म करता है that he will not accept the rice if tendered to him, कि अगर उसको राइस दिया गया तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, फिर टाइम तो फिक्स किया नहीं था। B is entitled to receive from A by way of compensation the amount, if any, by which the contract price exceeds that which B can obtain for the rice at the time when A informs B that he will not accept it. A ने कहा कि 50 मन राइस मुझे दे दो और एक रेट सेट कर लिया, टाइम कोई फिक्स नहीं किया, और इसके पहले कि बी उसको राइस देता, ए ने बी को कहा कि अब तुम राइस दोगे तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो ऐसे केस में बी के पास ये मौका है कि वो राइस कहीं और से ले ले। तो बी ने जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस था उस पे लेने की कोशिश वो करेगा कि उसको मिल जाए, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस जो भी था उस पे लेने की कोशिश करेगा जिसको मिल जाए, क्योंकि जब उसने मना किया तो उस वक्त दूसरे कहीं से लेना है उसको राइस।
अगर वो राइस उसको ज़्यादा प्राइस पे मिलता है, अगर वो राइस उसको बाहर से ज़्यादा प्राइस पे मिलता है तो उसका नुकसान हो रहा है। यानी बी अगर बी मिलता है, नहीं बिकता है, अगर बी को उतना रेट जो ए ने कहा था कि हम उतने रेट पे ले लेंगे, उतने रेट पर उतने रेट पर लेने वाला कोई नहीं मिलता और उससे ज़्यादा रेट पे लेने वाले मिल रहे हैं राइस के, तो जो डिफरेंस है रेट का, अब चूंकि उसको कम रेट पे लेने वाले मिल रहे हैं, तो अगर उसको जो डिफरेंस आ रहा है कि अब जो पार्टी मिल रही है उसको वो कम रेट वाली है और ए ने उससे ज़्यादा रेट पे अगर कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब वो 50 मन राइस जो है वो कम रेट पे बेच पा रहा है, तो जो रेट का जो डिफरेंस है उसका कॉम्पेंसेशन उसको मिल जाएगा। और उसका कॉम्पेंसेशन क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ए ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। क्योंकि ए ने जैसे ही कहा कि तुम मुझे दोगे राइस तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर रहा है। क्योंकि कोई टाइम तो फिक्स नहीं किया गया था, तो ऐसे कंडीशन में एक रीजनेबल टाइम में उसको लेना चाहिए और रीजनेबल टाइम में बी को भी देना चाहिए, जैसा कि पहले सेक्शंस में आया हुआ है। लेकिन ये कह देना कि मैं प्राप्ति नहीं करूंगा, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए इसके लिए कॉम्पेंसेशन होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले इलस्ट्रेशन पे आते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है टू बाय बी शिप फॉर 60,000 रुपीज बट ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। A must pay to B by way of compensation the excess, if any, of the contract price over the price which B can obtain for the ship at the time of the breach of promise. A कॉन्ट्रैक्ट कर रहा बी से कि वो बी के शिप को खरीद लेगा 60,000 रुपये में, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने अपनी प्रॉमिस को तोड़ दिया। तो ऐसे कंडीशन में जो भी कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस था उससे उतने कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस से कम मिल रहा है अगर प्राइस बी को, the contract price over the price which B can obtain, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज़्यादा था और बी को जो प्राइस है जो अब मिल रहा है वो कम है, तो जो भी डिफरेंस है वो उसका कॉम्पेंसेशन होगा, क्योंकि ए ने अपनी प्रॉमिस को तोड़ दिया। अब ई पे आते हैं, तो सी और डी ऑलमोस्ट एक जैसे ही एग्जांपल्स हैं। ए हु इज द ओनर ऑफ ए बोट कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू टेक अ कार्गो ऑफ जूट्स टू मिर्जापुर। ए एक नाव का ओनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो जूट के कार्गो को मिर्जापुर ले जाएगा फॉर सेल एट दैट प्लेस, और वहां पर उसकी सेल होगी स्टार्टिंग ऑन ए स्पेसिफाइड डे, और वो एक पहले से स्पेसिफाइड डे पे स्टार्ट करेगा। द बोट ओइंग टू सम अवॉइडेबल कॉज डज नॉट स्टार्ट एट द टाइम अपॉइंटेड। बोट स्टार्ट नहीं होती है जिस टाइम पे जो टाइम अपॉइंट किया गया था, लेकिन कारण जो है वो अवॉइडेबल है। मतलब ऐसा भी हो सकता था कि स्टार्ट हो जाती बोट, लेकिन अवॉइडेबल कारण था, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं हुई। Whereby the arrival of the cargo at मिर्जापुर is delayed, और मिर्जापुर में जो अराइवल था कार्गो का वो डिले हो गया beyond the time when it would have arrived if the boat had sailed according to the contract. अगर बोट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सेल करती तो वो पहले आ जाता। अब अब जो कार्गो है वो देर से पहुंचा। आफ्टर दैट डेट एंड बिफोर द अराइवल ऑफ द कार्गो द प्राइस ऑफ जूट फॉल्स। लेकिन जब वो पहुंच सकता था उस डेट पे और जब एक्चुअली कार्गो पहुंचा है उसके बीच में जूट का प्राइस गिर गया। द मेजर ऑफ द कॉम्पेंसेशन पेएबल टू बी बाय ए is the difference between the price which B could have obtained for the cargo at Mirzapur at the time when it would have arrived if forwarded in due course, and its market price at the time when it actually arrived. तो यहां की कंडीशन में ये हुआ कि एक अवॉइडेबल कारण था, एक ऐसा कारण था जो कि अवॉइडेबल था,
और जैसा हम यहां कह रहे हैं कि मीन्स थे, द मीन्स विच एग्जिस्टेड ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस। तो यहां पर जो पार्टी बोर्ड ले जा रही है उसके पास मीन्स थे कि वो इस कन्वीनियंस को रेमेडी कर लेती और अपने बोर्ड को टाइम से ले आती, क्योंकि जो जिस कारण से बोर्ड डिले हुई वो अवॉइडेबल था, अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन अवॉइड नहीं किया गया और बोर्ड को देर से भेजा गया। तो चूंकि बोर्ड को देर से भेजा गया और अपॉइंटेड टाइम पे नहीं भेजा गया तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच से एक डैमेज या लॉस सस्टेन किया है दूसरे पार्टी ने, यानी पार्टी बी ने, क्योंकि उसका माल देर से पहुंचा, तब तक जूट का प्राइस गिर गया था और इसकी वजह से उसका नुकसान हो गया। तो जिस प्राइस पे वो बेच सकता था जब वो माल पहुंच सकता था, और जिस प्राइस पे उसने माल बेचा जब क्योंकि माल लेट हो गया, उस प्राइस के बीच का जो डिफरेंशियल है, जो फर्क है, वो कॉम्पेंसेशन के रूप में उसको मिलेगा, बी को। अब आते हैं एफ पे। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिपेयर बी's हाउस in a certain manner and receives payment in advance. A repairs the house but not according to the contract. B is entitled to recover from A the cost of making the repairs conform to the contract. यानी कि A ने B के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो B के घर को रिपेयर करेगा, और ये जो रिपेयर है ये सर्टन मैनर में हो। जैसे उसने कहा कि मैं ये वाली टाइल लगाऊंगा या फर्श में ऐसा ऐसा करूंगा, तो जो मैनर था, एक सर्टन तरीका था जिस तरीके से उसको रिपेयर करना था, और उसने एडवांस पेमेंट रिसीव कर लिया उस काम को करने का, जैसे एज पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। एडवांस पेमेंट रिसीव करना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ये है कि उसने सर्टन मैनर में रिपेयर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब जब उसने रिपेयर किया घर को, तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट में था कि सर्टन मैनर में वो करेगा, उस तरह से रिपेयर नहीं किया, रिपेयर में उसने कुछ फर्क कर दिया। तो अब बी को कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा? तो जब उसने फर्क किया तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसको नहीं करना चाहिए था। तो कॉन्ट्रैक्ट का बी ए ने ब्रीच किया। अब उस ब्रीच के लिए उसको कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा? तो उतना मिलेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट से कंफर्म करते हुए अगर वो रिपेयर करता तो उसका खर्चा कितना आता। रिकवर फ्रॉम ए द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द रिपेयर्स, यानी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से कंफर्म करते हुए जो भी खर्चा आता, वो पूरा पूरा खर्चा उसको कॉम्पेंसेशन के रूप में मिलेगा। इसमें डिफरेंस का सवाल नहीं है, क्योंकि जो किया गया वो तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर उसने एज पर कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं किया है तो भुगतेगा ए, वो उसका लॉस है। और ए को कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा, उसकी मात्रा कितनी होगी, ये तय करने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करते हुए रिपेयर किया जाता, तब वो कितने में वो रिपेयर होता, वो कॉस्ट का कॉम्पेंसेशन उसको मिल जाएगा। क्योंकि जो कर दिया उसने, अब उसको शायद अपने हिसाब से करना पड़ेगा, तो उसको बल्कि उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा उसको उसी हिसाब से रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि तोड़ने का खर्चा दो, ये सब दो। बस मोटी मोटी बात यहाँ पे ये है कि जो भी उसका डैमेज या लॉस हुआ, यानी पूरा पूरा जो पैसा जितना उसका लगना था उसका लॉस हो गया, क्योंकि जो भी काम किया गया वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं किया गया, और काम तो कर दिया गया। तो अब वो जो कराना चाहता था उतने का उसका लॉस हो गया, और अगर वो खुद करा लेता तो जितना पैसा उसका लगता वो पूरा का पूरा उसको कॉम्पेंसेशन के रूप में यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि यहाँ ये माना जा रहा है कि उसका टोटल डैमेज हो गया, ये टोटल लॉस हो गया, जो भी वो करना चाहता था वो कर नहीं पाया। और अगर मान लीजिए कि इसमें कोई ऐसी चीज है कि कोई चीज ठीक से कर दी है, बाकी चीज गलत कर दी है, तो जितना उसने गलत किया उतने को कराने का जो भी पैसा लगता वो उसको मिलेगा कॉम्पेंसेशन के रूप में।
अब आते हैं जी पे. A contracts to let his ship to B for a year from the 1st of January for a certain price. Freights rise, and on the 1st of January, the hire obtainable for the ship is higher than the contract price. So A breaks his promise. He must pay to B by way of compensation a sum equal to the difference between the contract price and the price for which B could hire a similar ship for a year on and from the 1st of January. For a year on and from the 1st of January. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर ए कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अपने शिप को वो किराए पे दे देगा बी को 1 साल के लिए, और ये किराए पे देना 1 जनवरी से शुरू होगा और 1 साल तक चलेगा, और उसके लिए प्राइस फिक्स किया गया. लेकिन 1 जनवरी आने से पहले ही फ्रेट्स बढ़ गए, और क्या हुआ कि जब 1 जनवरी आई तो जितना पैसा मिल सकता था ए को उस शिप को किराए पर उठाने के लिए वो बढ़ गया और वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ऊपर चला गया. तो लिहाजा क्या हुआ कि ए ने क्या किया, अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया. उसको नहीं करना चाहिए ऐसा. ए ने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया. उसने सोचा कि मैं ज़्यादा प्राइस पे शिप को हायर कर दूंगा. तो अगर वो करता है ऐसा तो उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, और ऐसे कंडीशन में जो भी कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस था उस प्राइस के बीच में और जितने प्राइस पे अब बी हायर कर सकता था शिप को 1 जनवरी से 1 साल के लिए, वो जो प्राइस है उसके बीच में जो भी डिफरेंशियल है वो कॉम्पेंसेशन के रूप में बी को मिलेगा, क्योंकि उसने उतना लॉस सस्टेन किया. एच है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई बी विद अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आयरन एट अ फिक्स्ड प्राइस. ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुमको लोहा दूंगा एक प्राइस पे, being a higher price than that for which A could procure and deliver the iron. और वो जो प्राइस था वो उससे ज़्यादा था जिस प्राइस के लिए ए उस आयरन को प्रोक्योर और डिलीवर कर सकता था. बी wrongfully refuses to receive the iron. अब क्या है कि ए के साथ बी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया. बी ने कहा आयरन तुम इतने प्राइस पे ले लो. अब क्या है कि बी को पता चल गया कि ए जो है मुझे ज़्यादा प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, क्योंकि ए जितने प्राइस पे प्रोक्योर और डिलीवर कर सकता है आयरन को उससे ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस. तो बी ने मना कर दिया आयरन को रिसीव करने से कि हम नहीं रिसीव करेंगे, और ये मना करना उसका रॉन्गफुल था क्योंकि उसको मना नहीं करना चाहिए. एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मना नहीं करना चाहिए, तो उसने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को. तो बी मस्ट पे टू ए बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन. जो भी डिफरेंस था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का और उस राशि का, इस राशि के लिए ए वो ऑब्टेन करके डिलीवर कर सकता था. तो जो डिफरेंशियल है प्राइस का वो उसको कॉम्पेंसेशन के रूप में मिल जाए. अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं, बट आई ऑनवर्ड्स जो एग्जांपल्स हैं उनको पहले हम अभी ना करके जो आगे का जो सेक्शंस हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं, सो दैट आज के वेबिनार में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको और क्लियर होते जाएंगे और हम उसको बाद में भी क्लैरिफाई कर सकते हैं. तो आते हैं 74, सेक्शन 74. इसमें 3 सेक्शंस हैं, 74 है एंड 75. तो 74 और 75 को और कवर कर लेंगे तो हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा. तो सेक्शन 74 क्या कहता है? So after completing these 2 sections, then we go back to the examples based upon the time that is available to us. Now 74 says compensation for breach of contract where penalty is stipulated for. When a contract has been broken, if a sum is named in the contract as the amounts to be paid in case of such breach, ये वो केस है जहां पे पेनल्टी
कितनी देनी होगी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करने पे, ये बात अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखी होती है तो ऐसे कंडीशन में जहां ये लिखा हुआ है कि कितनी पेनल्टी होगी, यानी कि उसको स्टिपुलेट किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में लिख के ही, यानी कॉन्ट्रैक्ट में उसको तय कर दिया गया है कि अगर बीच होता है तो कितनी पेनल्टी होगी. So when a contract has been broken, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in case of such breach, or if the contract contains any other stipulation by way of penalty, the party complaining of the breach is entitled, whether or not actual damage or loss is proved to have been caused thereby, to receive from the party who has broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount so named, or as the case may be, the penalty stipulated for. तो यहां पे लिखा हुआ है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है और अगर एक राशि लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट में कि इतनी राशि पे की जाएगी अगर कोई ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का, या कॉन्ट्रैक्ट में कोई और स्टिपुलेशन है राशि के अलावा पेनल्टी के रूप में, तो जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की शिकायत करती है वो हकदार होती है, भले ही एक्चुअल डैमेज या लॉस जो है प्रूव नहीं भी हुआ कि वो पारित हो गया हो, यानी डैमेज या लॉस का होना यहाँ पे जरूरी नहीं है, डैमेज या लॉस का प्रूव होना जरूरी नहीं है, वो फिर भी रिसीव करेगी उस पार्टी से जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था एक रीजनेबल कॉम्पेंसेशन, जो उस राशि से ज्यादा नहीं होगा जो उसमें नामित की गई थी, यानी जिसको स्टिपुलेट किया गया था, या जिसको नामित किया गया था. तो कहने का मतलब ये है कि उसको जो भी राशि लिखी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट में कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे इतनी मिलेगी, तो कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उतनी ही मिल जाए राशि, ये भी जरूरी नहीं है कि एक्चुअल डैमेज या लॉस हुआ ही हो, लेकिन एक रीजनेबल कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, एक ऐसा कॉम्पेंसेशन जो कि जायज हो ऐसे सिचुएशन में और कारण के द्वारा सपोर्टेड हो. और कारण तब होते हैं जब मटेरियल होता है उसको सपोर्ट करने के लिए. और एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट मे बी ए स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी. अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जिस तारीख से डिफॉल्ट होता है उस तारीख से एक इंटरेस्ट बढ़ा के मिलेगा, तो ये भी एक तरह का स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी है. यहाँ चूंकि दो चीज़ों की बात की जा रही है, या तो वो राशि मेंशन्ड है जो पे की जाएगी ब्रीच के केस में, या कोई एनी अदर स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी, या पेनल्टी स्टिपुलेटेड है, या तो राशि स्टिपुलेटेड या पेनल्टी स्टिपुलेटेड है, तो एक रीजनेबल कॉम्पेंसेशन लेने की हकदार हो जाएगा वो पार्टी जो कि कंप्लेंट करेगा दूसरी पार्टी से जिसने कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है. एक्सप्लेनेशन में जो इंक्रीज्ड इंटरेस्ट का जो स्टिपुलेशन है उसको भी स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी में शामिल किया गया है. और एक एक्सेप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि when any person enters into any bail bond, recognizance or other instrument of the same nature, or under provisions of any law or under the orders of the central government or of any state government, gives any bond for the performance of any public duty or act in which the public are interested, he shall be liable upon breach of the condition of any such instrument to pay the whole sum mentioned therein. अगर कोई व्यक्ति एक बेल बॉन्ड में एंटर करता है या किसी भी रिकॉग्निजेंस या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जो उसी नेचर का है जिसमें बेल की सिक्योरिटी कोई देता है या पहचानने की सिक्योरिटी देता है, क्योंकि कोर्ट में नॉर्मली ये सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो जितने राशि का उसने भरा है बेल बॉन्ड या एंटर किया है
उतना पूरा कॉम्पनसेशन उसको देना पड़ेगा अगर वो टूट जाता है, अगर जो कंडीशन टूट जाती है उस इंस्ट्रूमेंट की। और अगर कोई सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का के ऑर्डर पे कोई बॉन्ड दे रहा है वो, या किसी लॉ के प्रावधान के तहत कोई बॉन्ड दे रहा है किसी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए दे रहा है, ऐसी पब्लिक ड्यूटी जिसमें कि पब्लिक इंटरेस्टेड है, यानी जो जनता के इंटरेस्ट की चीज़ है, यानी जनता का जिसमें स्टेक है, जो सामान्य जनता का जिसमें हक बनता है, ऐसी पब्लिक ड्यूटी के परफॉर्मेंस के लिए अगर कोई बॉन्ड देता है लेकिन बाद में उसकी कंडीशन को ब्रीच कर देता है, तो पूरी राशि जो उस बॉन्ड में लिखी होगी, होल सम, उस पूरी राशि को पे करने के लिए एक कंडीशन भी अगर वो इंस्ट्रूमेंट की तोड़ देता है तो पूरी की पूरी राशि उसको देनी होगी। और ये बात बॉन्ड में भी लिखी होती है कि अगर कोई भी कंडीशन आप तोड़ें तो पूरी राशि आपको देनी होगी। और एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है, पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट डज नॉट नेसेसरली देयरबाय अंडरटेक एनी पब्लिक ड्यूटी और प्रॉमिस टू डू एन एक्ट इन विच द पब्लिक आर इंटरेस्टेड। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी पर्सन है जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है सरकार के साथ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके द्वारा वो कोई पब्लिक ड्यूटी को अंडरटेक करेगा या कोई प्रॉमिस को अंडरटेक करेगा कि ऐसे काम करने के लिए जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड हो। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को बाहर किया जा रहा है इसमें से। कॉन्ट्रैक्टर्स से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है गवर्नमेंट से कि कोई काम करने के लिए, तो वो कोई पब्लिक ड्यूटी में नहीं आएगा। और उसके लिए अगर कोई वो यहाँ पे बॉन्ड देता है तो वो बॉन्ड इस एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा। So a person who enters into a contract with the government does not necessarily thereby undertake any public duty. कोई जरूरी नहीं है क्योंकि उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो पब्लिक ड्यूटी ली ही हो, लेकिन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि अगर उसको पब्लिक ड्यूटी दी ही गई है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट तो फिर तो पब्लिक ड्यूटी है, या नेसेसरली वो कोई प्रॉमिस नहीं है कि उसने कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है। ये भी फैक्चुअल सिचुएशन से निकल के आएगा कि क्या उसको अंडर कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक ड्यूटी दी गई है। अगर दी गई है तब ये जो बॉन्ड वाली बात है वो उस पर अप्लाई करेगी, अदरवाइज उस पर अप्लाई नहीं करेगी। तो और अदरवाइज अप्लाई नहीं करेगी का मतलब ये है कि अगर और कोई बॉन्ड अगर होता है तो बॉन्ड के एक तो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होगा, लेकिन अगर और कोई बॉन्ड है तो उसमें एक कंडीशन तोड़ने पे पूरी राशि पेमेंट करने वाली हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसका हम लोग अभी एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। A contracts with B to pay B rupees 1000 if he fails to pay B rupees 500 on a given day. एक दिन दिए गए दिन पर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो B को 1000 रुपये देगा अगर वो 500 रुपये नहीं देता B को। A जो है 500 रुपये देना फेल कर जाता है ऑन दैट डे, तो क्या है उसको 1000 रुपये देने। तो B is entitled to recover from A such compensation not exceeding 1000 as the court considers reasonable. अब यहाँ पे 1000 तक का कॉम्पेंसेशन उसको मिल सकता है क्योंकि A ने कॉन्ट्रैक्ट किया था B के साथ। जैसे यहाँ लिखा गया है कि नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट, यानी रीजनेबल कॉम्पेंसेशन करार दिया जा रहा है यहाँ पे कि अगर राशि पहले लिखी थी पेनल्टी की, यहाँ पे राशि पेनल्टी की लिखी 1000 रुपये की पेनल्टी लिखी है, लेकिन पूरा जरूरी नहीं कि 1000 ही वो देगा, वो एक रीजनेबल कॉम्पेंसेशन देगा। तो इसीलिए लिखा है कि वो कोर्ट जो रीजनेबल समझेगा वो उसको अवॉर्ड करेगा। उसके बाद ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि इफ ए प्रैक्टिस सर्जन विद इन कैलकाटा, कि अगर वो कैलकाटा में सर्जन का काम की प्रैक्टिस करेगा तो वो 5000 रुपये बी को देगा। ए प्रैक्टिस सर्जन इन कैलकाटा, तो ए प्रैक्टिस करता है सर्जन के रूप में। नाउ बी इज एंटाइटल्ड टू सच कॉम्पेंसेशन नॉट एक्सीडिंग 5000 एज द कोर्ट कंसीडर्स रीजनेबल। जितना कोर्ट रीजनेबल समझे
कॉम्पेंसेशन जो 5,000 की बात की गई थी कॉन्ट्रैक्ट में ही, तो वो कॉम्पेंसेशन 5,000 तक, 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन 5,000 तक एक रीजनेबल कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सी एक रिकॉग्निशन देता है जो उसको बाइंड कर रहा है कि कोर्ट में अगर वो नहीं आया, जैसे मुचलका वगैरह बोलते हैं, A gives a recognition binding him in a penalty of ₹500 to appear in court on a certain day. और 500 रुपए की पेनल्टी उसमें लिखी हुई है। He forfeits his recognitions, उस recognitions को वो forfeit कर देता है। यानी मतलब ये कि वो कोर्ट में नहीं आता और 500 रुपए नहीं देता, कोर्ट में वो नहीं आता, तो ही इज लायबल टू पे द होल पेनल्टी। तब उसको पूरी पेनल्टी देनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ बात आ रही है एक्सेप्शन में कि उसको होल सम देना पड़ेगा, यानी पूरी राशि देनी पड़ेगी। यहाँ रीजनेबल होने का सवाल नहीं है। यहाँ जितना अमाउंट लिखा था रिकॉग्निशंस में, उसको वो पूरी पूरी राशि देनी पड़ेगी अगर वो कोर्ट में नहीं आता है ऑन ए सर्टेन डे। और 75 को भी देख लेते हैं। Section 75 says that party rightfully rescinding the contract entitled to compensation. A person who rightfully resigns the contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करती है, यानी उसको कैंसिल करती है, और वो सही करती है, जैसे हमने पहले देखा है कि कुछ कुछ कंडीशंस में पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड घोषित करा सकती है कोर्ट में जाके, लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि वो जहां पर भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टी सीधे उसको रिसाइन अगर कर देती है तो वो भी वो कर सकती है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही दिया हुआ है। तो अगर उसका रिसाइन करना ठीक था, कोई भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर रिसाइन करना उसका ठीक है अगर, और उस कॉन्ट्रैक्ट से उसको कोई डैमेज हुआ है, वो डैमेज जो उसने सस्टेन किया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया गया और उसने डैमेज सस्टेन किया, और इसलिए उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन भी कर दिया। तो इसमें हमने देखा था जहां वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करते हैं तो अगर उनको कोई पैसा प्राप्त होता है या कोई बेनिफिट प्राप्त होता है तो उसको वापस करना होता है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर कोई डैमेज है तो उसका कॉम्पेंसेशन उनको मिलेगा। जो भी डैमेज उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट के नॉन फुलफिलमेंट से सस्टेन किया है वो उनको वो डैमेज मिलेगा, अगर उनके द्वारा जो रिसाइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट है, उनका रिसाइनिंग का जो कार्य है वो सही था। तो इलस्ट्रेशन इसका ये है कि ए एक गायक है और वो कॉन्ट्रैक्ट करती है बी के साथ। बी थिएटर का मैनेजर है और ए ये कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो उसके थिएटर पे गाएगी हर हफ्ते में 2 रातों को अगले 2 महीनों में, यानी हर हफ्ते 2 रातों पे वो उसके थिएटर में गाएगी। बी कहता है उसको मैं 100 रुपये दूंगा आपको हर नाइट के परफॉर्मेंस के लिए, और छठी नाइट को ये जानबूझ के एब्सेंट हो जाती है। ऑन द 6th नाइट ए विलफुली absences herself। भाई 7 नाइटें होती हैं तो छठी और अगर उसने 5 तक नहीं आई तो छठी नाइट को तो आना ही है उसको। अगर 6th नाइट को भी नहीं आती है वो और विलफुली एब्सेंट हो जाती है थिएटर से जानबूझ के और अपनी इच्छा से एब्सेंट हो जाती है, तो बी जो है उसके कॉन्सिक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देता है कि आप नहीं आए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशन में बी जो है हकदार है कि वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है उस डैमेज के लिए जो उसने सस्टेन किया था उस कॉन्ट्रैक्ट के नॉन फुलफिलमेंट की वजह से। भाई डैमेज हो सकता है उसका क्योंकि उसने सीटें बुक कराई होंगी, और अगर वो आ जाती और अपना सिंगिंग का सेशन उसका हो जाता तो उसका कोई डैमेज नहीं होता। तो जो डैमेज उसका हुआ, चूंकि उसने कोई हॉल की उसने बुकिंग करी होगी या कुछ और
एडवर्टीजमेंट वालों को लगाया होगा और भी लोगों को लगाया होगा, तो उसमें उसका कुछ खर्चा आया होगा। तो जो भी डैमेज उसका हुआ है और उसने जो टिकट्स उसने बुक कर दिए होंगे, जो कि उसका पैसा उसको प्राप्त हो गया है, वो उसको वापस करना पड़ेगा, तो उस हद तक भी वो डैमेज में इंक्लूड किया जा सकता है। डैमेज का उसको जो है भरपाई मिलेगी। अब हम जो सेक्शन 76 है, 74 सेक्शन के जो हमारे इलस्ट्रेशन बचे हैं उनको पूरा कर लेते हैं। Now A gives the B a bond for the repayment of ₹1,000 with interest at 12%. A B को एक बॉन्ड देता है कि वो 1,000 रुपये वापस करेगा 12% इंटरेस्ट से और 6 महीने में। और स्टिपुलेशन उसमें ये किया गया है दैट अगर वो डिफॉल्ट करता है तो इंटरेस्ट जो है वो 75% हो जाएगा। यानी ये इंक्रीज्ड इंटरेस्ट का स्टिपुलेशन, जैसा लॉ में लिखा हुआ है ऊपर, इंक्रीज इंटरेस्ट का स्टिपुलेशन भी एक स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी है कि वैसे तो वो 12% इंटरेस्ट देगा, लेकिन अगर वो पैसा वापस नहीं करता है तो 75% इंटरेस्ट उसका लगेगा जिस तारीख में वो डिफॉल्ट करता है वहां से। ये जो स्टिपुलेशन है ये स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट मे बी अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। ये भी स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी में से एक है। तो ऐसे कंडीशन में बी इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए सच कॉम्पेंसेशन द कोर्ट कंसीडर्स रीजनेबल। तो स्टिपुलेशन की पेनल्टी का कर दिया गया है, लेकिन फिर भी रीजनेबल कॉम्पेंसेशन ही उसको मिलेगा जो कोर्ट रीजनेबल समझेगा। तो जब हम कहते हैं कोर्ट रीजनेबल समझेगा तो वहां पे उसको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ ई आता है नेक्स्ट illustration. A, who owes money to B, a money lender, undertakes to repay him by delivering to him 10 mounds of grain on a certain date. A जो है वो B को वो कर रहा है मनी, B एक मनी लेंडर है, A को पैसा वापस करना है B को, तो वो ये अंडरटेक करता है कि मैं आपको 10 मन ग्रेन दूंगा एक सर्टन डेट पे, आपको रीपे करने के लिए जो भी पैसा आपने दिया था मुझको, मैं उसके एवज में आपको 10 मन अनाज दूंगा। और वो ये स्टिपुलेट करता है कि अगर मैं ऐसा ना करूं, इन द इवेंट ऑफ इज नॉट डिलीवरिंग द स्टिपुलेटेड अमाउंट बाय द डेट, उस स्टिपुलेटेड डेट तक अगर मैं ना दूं आपको 10 मन अनाज, तो मैं 20 मन अनाज दूंगा। ही शैल बी लायबल टू डिलीवर 20 मॉन्स। तो ये जो 20 मन देने की वाली बात है ये स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी है, और इसलिए बी को रीजनेबल कॉम्पेंसेशन मिलेगा अगर वो ब्रीच कर देता है। पूरा का पूरा 20 मन मिलेगा ऐसा नहीं है, रीजनेबल कॉम्पेंसेशन मिलेगा। ए अंडरटेक्स टू रीपे बी अ लोन ऑफ ₹1,000। ए अंडरटेक करता है कि वो बी को एक लोन का रिपेमेंट करेगा जो कि 1,000 रुपए का लोन था, और उसको 5 बराबर वाले मंथली इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करेगा। और उसमें स्टिपुलेशन ये किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर वो डिफॉल्ट करता है किसी भी एक इंस्टॉलमेंट का, तो पूरा का पूरा ड्यू हो जाएगा, यानी कि पूरा अमाउंट तो फिर ड्यू हो जाएगा। और ये जो स्टिपुलेशन है ये कोई पेनल्टी वाला स्टिपुलेशन नहीं है कि पूरा ड्यू हो जाएगा, कोई अलग से तो उसको देना नहीं पड़ रहा, बस पूरा अमाउंट ही ड्यू हो रहा है। उसने लोन लिया था 1,000 रुपए का, उसको 5 बराबर इंस्टॉलमेंट में वापस करना था, लेकिन उसने एक इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, फेल कर गया। तो अगर उसको कहा जा रहा है कि अगर जैसे ही फेल कर रहा है तो पूरी राशि ड्यू हो जाएगी, तो वो कोई पेनल्टी नहीं। एंड द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को में कोई कॉम्पेंसेशन का इशू इन्वॉल्व नहीं है, और उसके टर्म्स को एनफोर्स करना होगा। तो टर्म्स को एनफोर्स करना होगा मतलब कि 1,000 रुपए ड्यू हो जाएंगे।
और अब जो जैसे 1000 रुपये ड्यू हो जाते हैं और उसका पेमेंट वो अगर नहीं करता तो कोर्ट विल अवार्ड रीजनेबल कॉम्पेंसेशन एज पर सेक्शन 73 कि जो भी डैमेज या लॉस सस्टेन करेगा उसके लिए मिलेगा। बहरहाल सेक्शन 74 यहाँ पे फिर अप्लाई नहीं करेगा। और जी में एक आ जा रहा है, ए बोरोज ₹100 फ्रॉम बी एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड ऑफ ₹200 पेएबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹40। बोरो तो ए कर रहा है 100 रुपये बी से, और वो कह रहा है कि मैं आपको 200 रुपये दूंगा 5 सालाना इंस्टॉलमेंट में, जो कि 40-40 रुपये के होंगे। और स्टिपुलेशन ये किया गया है कि अगर वो डिफॉल्ट करता है किसी भी इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने के लिए तो होल शैल बिकम ड्यू, पूरी राशि जो है ड्यू हो जाएगी। दिस इज अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। ये स्टिपुलेशन है पेनल्टी की, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉन्ड जो था वो 100 रुपये का था, लेकिन जब वो कह रहा है कि मैं 200 दूंगा, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो जब हम कहते हैं पूरा ड्यू हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट की राशि बढ़ गई। जो भी इंटरेस्ट की राशि ड्यू पहले लगाई गई थी तो एकदम बढ़ गई, पूरा अमाउंट ड्यू हो जाता है, यानी 200 रुपये पहले ही ड्यू हो गया, यानी इंटरेस्ट बढ़ गया। तो जहां पर भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो इंटरेस्ट का बढ़ना जो है वो स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी माना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें जो इंटरेस्ट का बढ़ना है थोड़ा छुपा हुआ है, उसको समझने की जरूरत है। So now let us go to the remaining a few examples that we have not done in section 73. अब आते हैं आई पे। ये सेक्शन 73 के जो एग्जाम्पल्स कुछ बचे हुए हैं उनको हम कर रहे हैं और देखते हैं हम कितने कर सकते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है टू सप्लाई बी विद अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आयरन एट अ फिक्स प्राइस। ये दिस वी हैव ऑलरेडी डन। आई करते हैं, ए डिलीवर्स टू बी अ कॉमन कैरियर मशीन टू बी कन्वेड विदाउट डिले। कॉमन कैरियर जो है एक आम तौर रूप पे जो सामान ले जाने का काम करता है, तो ए उसको एक मशीन देता है कि उसको ले जाना है बिना किसी डिले के ए के मिल पे, ए की फैक्ट्री में ले जाना है, और वो बी को इन्फॉर्म करता है कि उसकी जो मिल है वो रुकी हुई है उस मशीन की वजह से। द मिल इज स्टॉप फॉर वांट ऑफ द मशीन। बी जो है अनरीजनेबली डिले कर देता है उस मशीन की डिलीवरी को, और ए उसके कॉन्सिक्वेंस में एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट खो देता है सरकार से। नाउ ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम बी बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन the average amount of profit which would have been made by the working of the mill। अगर मिल काम कर रही होती, उसके काम करने से एक एवरेज प्रॉफिट जो भी उसका बनता उस टाइम के दौरान जब वो डिलीवरी डिले हुई है मशीन की, तो उतना एवरेज प्रॉफिट का कॉम्पेंसेशन बी से ए प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो लॉस उसने सस्टेन किया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ना मिलने से, वो नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। अब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो बात अलग थी, भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो ये तो उसकी अपनी उसका अपना भी उसमें रोल इन्वॉल्व है, क्यों नहीं उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल पाया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का ना मिलना, कॉन्ट्रैक्ट का मिलना या ना मिलना फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मशीन बिल नहीं काम कर रही थी इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया। हाँ, अगर ये मान के चला जाए कि मशीन चल रही होती, इसी को दूसरे ढंग से देखा जाए कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भले ही नहीं मिला, लेकिन अगर मिल चल रही होती और मशीन चलती तो उसमें कितना रीजनेबल एवरेज प्रॉफिट वो कमाता, उतना कॉम्पेंसेशन वो यहाँ पे दे सकता है। क्योंकि उसका जो डैमेज या लॉस हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मशीन लग नहीं पाई और उसकी मिल चल नहीं पाई। तो वहाँ सीधा सीधा ये देखना जरूरी है कि डैमेज या लॉस पता लगाने के लिए कि अगर वो मिल चलती तो फिर उसको कितना प्रॉफिट उसमें होता। अब ये है एग्जाम्पल, A having contracted with B to supply B with 1000 tons of iron at 100 rupees a ton to be delivered at a stated time, contracts with C for the purchase of 1000 tons of iron at 80 rupees a ton
ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो बी को 1000 टन आयरन सप्लाई करेगा। ए ने बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो बी को 1000 टन लोहा सप्लाई करेगा 1 टन के 100 रुपए के रेट के ऊपर, और वो लोहा उसको एक स्टेटेड टाइम पर वो डिलीवर करेगा। इसी बीच में वो क्या करता है, सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि वो 1000 टन लोहा उससे खरीदेगा 80 रुपीज 1 टन पे, और वो सी को ये बता रहा है कि वो इसलिए खरीद रहा है डज सो क्योंकि उसको बी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। भाई बी को उसको देना है लोहा, वो कह रहा है मुझे बी को लोहा देना है, तो मुझे 80 रुपये में तुम ये लोहा दो तो मैं फिर बी को दूंगा। लेकिन सी अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाता, तो ए इसलिए प्रोक्योर नहीं कर पाता दूसरा कोई लोहा, और इस वजह से बी जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देता है। उसको मिला नहीं लोहा एक स्टेटेड टाइम पे, तो बी ने रिसाइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कंडीशन में सी मस्ट पे टू ए 20,000 रुपीज, क्योंकि यहां पे 20 रुपए का प्रॉफिट उसको 1 टन पे हो रहा था, राइट। तो 1000 टन था, 20,000 रुपए का उसको प्रॉफिट होने वाला, 20,000 का प्रॉफिट होने वाला था। तो सी को यहां पे 20,000 का जो प्रॉफिट उसको होने वाला था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तैयार है। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट बाद में मिलेगा। उसने कहा मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे बी को सप्लाई करना है, ये लोहा दे भी दिया, ये लोहा सीधे आप जाके बी के घर दे आइए या बी के फैक्ट्री पे रख आइए। तो उसने लेकिन सप्लाई नहीं किया, तो उसके वजह से जो लॉस उसने इनकर किया वो क्लियरली आइडेंटिफिएबल है कि 20,000 रुपए का जो लॉस है, साफ साफ लॉस है जो बियर कर रहा है। तो ये 20,000 का जो प्रॉफिट उसको हो सकता था, उसका उसको नुकसान हो गया, which A would have made by the performance of his contract। अगर उसको बी कॉन्ट्रैक्ट कर देता तो ये 20,000 रुपए का फायदा ए को हो जाता, लेकिन उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इसकी वजह से ये प्रॉफिट ए को नहीं हुआ जो क्लियर कट प्रॉफिट था, और इस वजह से वो 20,000 रुपए का उसने डैमेज या लॉस सस्टेन किया है, और इसलिए 20,000 रुपए उसको कॉम्पेंसेशन के रूप में मिलेंगे। अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स आप पढ़िएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो, उसको हम बताएंगे आपको। के में कहा जा रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू मेक एंड डिलीवर टू बी बाय अ फिक्स्ड डे फॉर अ स्पेसिफाइड प्राइस अ सर्टेन पीस ऑफ मशीन। ए बी से कहता है कि मैं तुमको एक फिक्स डे को बना के एक मशीनरी डिलीवर करूंगा, एक पीस ऑफ मशीनरी डिलीवर करूंगा, और उसका प्राइस भी फिक्स कर दिया गया, स्पेसिफाइड प्राइस। अब ए उसको डिलीवर नहीं करता है उस मशीनरी को उस स्पेसिफाइड टाइम पर, ए डज नॉट डिलीवर द मशीनरी, और जब ए डिलीवर नहीं करता है उसके परिणामतः बी जो है ओब्लाइज हो जाता है उसको प्रोक्योर करने के लिए कहीं और जगह से, और उसको हायर प्राइस में मिलती है वो मशीनरी, उससे हायर प्राइस जो उसने ए को दिया होता, और इसलिए एंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट विच बी हैड मेड विथ थर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट विथ ए। और इसकी वजह से जब उसने बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ए से, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि अब ज्यादा प्राइस मिल रहा है उसको, और तब उसको कम प्राइस में मशीनरी मिल रही थी, अब वो मशीनरी नहीं ले पाया। ही इज प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच बी हैड made with a third person at the time of his contract with A, क्योंकि B is obliged to procure another at a higher price than which he was to have paid to A, and is prevented from performing a contract which B had made with a third person। अब क्या हुआ कि B ने ऑलरेडी थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था जब उसने A के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और जब ए ने अपनी मशीनरी नहीं दी तो उसको ये कहीं और से मशीनरी लेना जरूरी हो गया। लेकिन अब वो मशीनरी कैसे लेता, उसका नुकसान हो जाता, तो वो प्रिवेंट हो गया अपने कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से, क्योंकि बी ने प्रॉमिस कर रखा है किसी पार्टी सी को कि मैं तुमको ये मशीनरी दूंगा।
अब बी प्रिवेंट हो गया उसको परफॉर्म करने से, जो कॉन्ट्रैक्ट बी ने किसी थर्ड पार्टी से कर रखा था जब उसने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तब, लेकिन उसने कम्युनिकेट नहीं किया था उसको ए को, बट विच हैड नॉट बीन देन कम्युनिकेटेड टू ए को पता नहीं था कि बी ने कहीं और भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आगे, चूंकि उसको पता नहीं था, एंड इज कंपेल्ड टू मेक कॉम्पेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो अब जो है ए कंपेल्ड है कि कॉम्पेंसेशन करे, तो ए मस्ट पे टू बी बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ द पीस ऑफ मशीनरी and the sum paid by B for another machinery, but not the sum paid by B to the third person by way of compensation. तो यहां पे ये सोचना जरूरी है कि अगर B अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाया थर्ड पर्सन के साथ, तो थर्ड पर्सन उससे कॉम्पेंसेशन ले लेगा कि बी तुम मुझे कॉम्पेंसेशन दो, तुमने मेरे को मशीनरी नहीं दी। ये जो कॉम्पेंसेशन थर्ड पर्सन बी से ले रहा है, ये जो बी का नुकसान हो रहा है, ये उसको पे नहीं करना है ए को, बल्कि उसका जो कॉम्पेंसेशन है उससे तय होता है जो प्राइस का डिफरेंशियल है कि मशीन उसने कहीं और से खरीद ली, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था प्राइस का, और जो राशि बी ने दूसरी मशीन को खरीदने के लिए दी है, उसके बीच में जो प्राइस का डिफरेंशियल हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट के वो देगा, या जिस प्राइस पे वो ले सकता था, मतलब अगर प्राइस उसने दूसरी मशीनरी नहीं भी ली तो जिस प्राइस पे वो मशीनरी मिल रही थी उस तारीख को, वो उसका डैमेज हुआ। अगर उसको उसी प्राइस पे मिल रही थी मशीनरी तो वो उसी प्राइस पे लेके और थर्ड पार्टी को दे देता, तो कोई कॉम्पेंसेशन की बात ही नहीं होती। अब चूंकि उसने नहीं दिया तो उसके जिम्मेदार वो है, अब उसने दे दिया और राशि का जो डिफरेंस है, हाँ, उसका कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल नंबर HK तक कंप्लीट कर लिया है। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि बाकी इलस्ट्रेशंस को आप पढ़िएगा, थोड़े से बचे हैं उनको आप पढ़िएगा, और अगर कोई एग्जाम्पल नहीं क्लियर होता है तो आप मुझे उसको मेरे व्हाट्सएप पर उसका नंबर डाल दीजिएगा, मैं उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं उसको कवर कर लूँगा, और या उसको आपको व्हाट्सएप पर ही या तो एक्सप्लेन कर दूंगा। So we come to the end of today's morning session.